क्या कह रहा है सर, हम समझना ये चाहते हैं कि क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से या नियम के हिसाब से, संविधान के रूल के हिसाब से ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में एलओपी का रहना अनिवार्य है, नंबर एक। या भाई चूंकि पहले भी लोग रहते रहे होंगे तो परंपरा के हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परंपरा के हिसाब से रहती हैं, और क्या तो उसमें आवश्यक है कि नहीं, एक तो हम आपसे ये समझ लें। दूसरा कि राहुल गांधी के लिए जो ये बात कही जा रही है कि वो क्यों नहीं गए, तो क्या वास्तव में जिस हिसाब से आज सवाल उठाए जा रहे हैं वैसे में राहुल गांधी को जाना चाहिए था? पब्लिक इंडिया के इस मंच से मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहूंगा कि उस प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने से उन्होंने इनकार किया। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा फ्रेम सेट करिएगा, क्या कह रहा है सर, थोड़ा सा फ्रेम सेट करिएगा, फेस कट रहा है। हाँ अब ठीक है सर। पब्लिक इंडिया के इस मंच से मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने उस प्रधानमंत्री को सुनने से इनकार किया जिसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव ही अवैध था। और इसको राहुल गांधी ने बखूबी साबित किया है, जिसको इस देश के 20 करोड़ लोगों ने, करीब करीब 20 करोड़ लोगों ने देखा। सच्चाई है कि बनारस से कांग्रेस प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और सपा समर्थित प्रत्याशी जो अजय राय जी थे, वो चुनाव जीते थे। वो चुनाव जीत रहे थे, सारी मीडिया जान रही थी, शुरू के कई घंटे उनको दिखाया भी जा रहा था। और अचानक के उलट फेर में जब सारी शक्तियां इनकी लग गई, जब अफसर लग गए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर लग गए, जब पुलिस लग गई, जब पैसा लग गया, जब अपराधी लग गए, माफिया लग गए, तब ये कुछ जहां 10 लाख वोटों की घोषणा हुई थी वहां ये लज्जाजनक ढंग से ये इनको जिताया गया। तो राहुल गांधी ने साबित किया कि ही इज नॉट द जेन्युइन वैलिडली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। और ये तो उनका अनुराग ठाकुर भी बोल रहा है कि भाई इसमें वो कांग्रेसियों का बता बता के बोल रहा है, तो धांधली तो ये मान ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अकेले प्रतिपक्ष के नेता हैं। जब वो भाजपा पर हमला करते हैं तो भाजपा के पहले संघ का नाम लेते हैं। ओम सैनी जी बहुत वरिष्ठ हैं, वो मेरी बात से सहमत व्यक्त करेंगे। संघ का नाम लिए बगैर भाजपा पर वो कोई हमला नहीं करते, क्योंकि वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा के सोच का जो वो है, मातृ स्थल है, जो उसका गोमुख है, वहां पर अटैक कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से एक ऐसे संगठन की तारीफ में पुल बांध रहे हैं, कसीदे कर रहे हैं, जो 1925 में जब आजादी के आंदोलन की लड़ाई की लहरें जो है वो आसमान छू रही थी 1925 में, तब यह जन्म लिया था। और इसका काम था आजादी के दीवानों के खिलाफ, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करना। इनका काम था किसी भी तरह से ये जो लड़ाई चल रही है वो कमजोर है। सन 42 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां वायसराय को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को कुचलना राष्ट्रीय हित में है। देश विभाजन का जो प्रस्ताव पारित किए थे मुस्लिम लीग के लोग, प्रस्ताव पारित होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में उनकी सरकार में शामिल हुए थे। तो गद्दारों को महिमा मंडित किया जा रहा है। सरकारी पेंशन पाने वाले सावरकर को आपको सूचना होगी कि सरकार ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर नीचे और सावरकर की तस्वीर, माफी वीर सावरकर की तस्वीर ऊपर है। तो क्या राहुल गांधी के अंदर तो इतना राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान बचा हुआ है कि वो अपनी कान से सुनना नहीं चाहते कि जिसने इस देश की लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की, जिसने मुखबिरी की, जिसने फ्रीडम फाइटर को फंसवाया, कोई माई का लाल संघ परिवार, भाजपा परिवार का बोल दे कि फ्रीडम फाइटर का कोई पेंशन इनके घर में किसी के पास आता हो, किसी के पास आता हो। तो क्या ऐसे व्यक्ति और वो संगठन जो संविधान सभा का विरोधी रहा हो, जो भारत की संविधान का विरोधी रहा, 29 नवंबर 1949 को
सीधे सीधे ऑर्गेनाइजर में लेख छपा था कि इस संविधान को हम मानेंगे नहीं। हमारे इस संविधान में हिंदुत्व को लेकर वो बातें नहीं कही गई जो मनुस्मृति में जो दर्ज है। तो उस आरएसएस की महिमा मंडित किया जा रहा है। आपको पता 1950 से 1990 तक आरएसएस के और भाजपा के किसी भी कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया गया। तिरंगा के झंडे को कोई मान्यता नहीं थी, राष्ट्रगान को कोई मान्यता नहीं थी। और प्रधानमंत्री निराशा और हताशा में डूबा हुआ प्रधानमंत्री देश को बताने में असफल था कि उसकी उपलब्धियां क्या है। वो कभी ट्रंप की तरफ इशारा कर रहा, कभी जनरल मुनीर की तरफ इशारा कर रहा। 1 घंटा 3 मिनट तक उसने आधे लोग सो रहे थे उसके भाषण के दौरान। तो मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा किया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी का ये कितना सम्मान करते हैं। पिछली बार सारे लोग जो हमारे सामने हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, सबको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष को किस नंबर की लाइन में लाल किले में बैठाया गया था और कहां उनको कुर्सी दी गई थी। क्या इतना अपमानित करने का अधिकार हमारे गृह मंत्री को, हमारे संसदीय मंत्री को, हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को है कि राहुल गांधी को 7वीं लाइन में कोने में बैठने की जगह दी गई। आप देख लीजिए, आपने लकीली फोटो भी है, 4वीं 5वीं 7वीं लाइन कहां बैठे। क्या ये शैडो प्राइम मिनिस्टर, वेस्ट मिनिस्टर जो डिजाइन है उसमें ये इनको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, जो एलओपी होता है। इतना अपमान जो है, अपमानित करने वाले नरेंद्र मोदी को का भाषण ये सुनने जाएं। इतनी बोरिंग भाषण के लोगों ने इस बार देश में टीवी बंद कर दिया। कोई 15 मिनट पे बंद किया, कोई 30 मिनट पे बंद किया। ये झेला रहा है, इसको झेलना मुश्किल हो रहा है। तो ये बहुत सम्मान की बात है। दूसरे कानून की बात है, पार्लियामेंट को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं, न कोई ऐसा है कि ये मैंडेटरी हो। यह कोई आवश्यक नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष को लाल किले का भाषण सुनने के लिए बैठना ही बैठना, किया किसी प्रोटोकॉल में नहीं। न कोई इस तरह का आवंटन होता है कि विपक्ष के लिए कोई गैलरी यहाँ बनाई जाती है और सत्ता के लिए और सेना के लिए और सर्विसेज के लिए। नेशनल फ्लैग कोड बना है। नेशनल फ्लैग कोड में कुछ जिंदल वाले सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद उसको रिलैक्स भी किया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर नेशनल फ्लैग लगा सकता है। राहुल गांधी को जो जरूरी था वो ये था कि 15 अगस्त को वो झंडे को सलामी दें। 15 अगस्त को झंडारोहण हो रहा है तो उसमें शामिल हो, उनको झंडारोहण के लिए बुलाया है तो झंडारोहण करें और 52 सेकंड में जो नियम है राष्ट्रगान गाएं और ध्वज को प्रणाम करें, उस झंडे को सलाम करें। और राहुल गांधी ने बखूबी किया। जब हमारे प्रधानमंत्री रेन कोट पहने हुए था, उसको सुनने वाले रेन कोट पहने हुए थे, तो बारिश में भीगते हुए अपना कुर्ते पैजामे में राहुल गांधी ध्वजारोहण कर रहे थे और राष्ट्रगान गा रहे थे। राहुल गांधी को सलाम किया जाना चाहिए कि वो बिना कोई प्राकृतिक आपदा से बचने की तैयारी किए, वृष्टि और ओलावृष्टि से बचाव का कोई उपाय किए, वो खुले आसमान के नीचे उन्होंने तिरंगे को सलाम किया और राष्ट्रगान गाया। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के मानदंडों को ऊंचा करने वाला हमारा नेता प्रतिपक्ष है, जो अभी बिहार में वो यात्रा करने जा रहा है जो बिहार में चंपारण में महात्मा गांधी ने किया था या बेलछी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इन्होंने किया क्या? ये तो आजादी की लड़ाई में गए नहीं जेल, और एक इमरजेंसी का बहुत चर्चा करते हैं। इमरजेंसी में जेल गए थे, सही बात है, लेकिन कोई भूल सकता है हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी कि इन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर सबने माफी मांगी थी। 20 पॉइंट प्रोग्राम, 4 पॉइंट प्रोग्राम का समर्थन किया था। चिट्ठी लिखकर देवरस जी ने माफी मांगी थी और माफी मांग के ये लोग छूटे थे। फिर क्या हक है आपको आपातकाल करने और उसको करने? आपने देश में दंगे करवाए आजादी के समय, तो विभाजन विभीषिका के तो आप खलनायक हैं, उस नरसंहार के आप दोषी हैं। कश्मीरियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, कश्मीरी को आप 4 आतंकवादी नहीं मार पाए पहलगाम के उन हत्यारों को, लेकिन
50 सैकड़ों लोगों को आपने कश्मीर के लोगों को बंद कर दिया उस पहलगाम के अटैक के नाम पर। 11 उन लोगों के घर गिरा दिए जो मिलिटेंट होंगे या रहे होंगे और अपने घर में बरसों से नहीं आए। उनके बूढ़े माँ बाप, उनके छोटे भाई बहन रहते हैं। बिना किसी नोटिस से आप बिल्कुल डायनामाइट से उनका घर उड़ा दिया। इस तरह के लेकिन ऐसा निशंस कार्रवाई आप चार वो नहीं खोज पाए। और वो पाकिस्तान का बॉर्डर 150-200 किलोमीटर दूर, और उसी पहलगाम के बगल में गुलमर्ग में उस दिन हमको राठौर साहब ने उसका करेक्शन करवाया था। इनका सांसद रंगरेलिया मनाया मैरिज डे के नाम पर, और 3 लेयर की सुरक्षा उसको दी गई थी। एक हफ्ता पहले गुलमर्ग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहलगाम है। पहलगाम में क्या किया? इन हत्याओं के लिए दोषी कौन है? क्यों हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहा है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं दोषी हूं? अरे तुम दोषी हो तो इसका मतलब इस देश का गृह मंत्री दोषी है, प्रधानमंत्री दोषी है, और उसको कोई हक नहीं कि लाल किले के प्राचीर से लेकिन देश को ऐसा संबोधित करे।